चलो स्टार्ट। जैसा कि अपन ने पढ़ा था पहले, थ्री हिंज आर्च का हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था और उसका इंट्रोडक्शन भी देखा था कि हम क्या करते हैं। थ्री हिंज आर्च आपके कौन से होते हैं? वो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका होता है डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि कैसे हम पता करते हैं जो आपके पास अवेलेबल रिएक्शंस होती है और जो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है, तो उसको क्या करते हैं हम, उसके रिस्पेक्ट में हम चेक कर लेते हैं। अगर आपका इक्विलिब्रियम इक्वेशन, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है, तीन होती है, ठीक है। और वो तीन इक्वेशन जो है, जो आपके पास अननोन रिएक्शन है। अब अननोन रिएक्शन कहाँ से हमें मिलती है? जो आपके पास सपोर्ट होता है। क्या होता है आपके पास? सपोर्ट होता है। तो वहां पे जो सपोर्ट होता है और उस सपोर्ट में कितने रिएक्शन रिलीज हो रही हैं, है ना, कितनी रिएक्शन रिलीज हो रही हैं, तो वो आपका क्या कहलाते हैं? अननोन रिएक्शन कहलाती है। तो अननोन रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि अगर वो, हम क्या करते हैं चेक करने के लिए, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन अगर आपका सॉल्व करने पे जीरो आ जाता है, तो हम उस कंडीशन पे क्या बोलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है, डिटर्मिनेट है, ठीक है। अगर आपके पास कैरी बचता है, यानी कोई भी आपका रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितने हैं, 5 अननोन रिएक्शन है, तो 5 माइनस 3 करोगे तो 2 आपके पास बैलेंस बचेगा। तो जो बैलेंस बचा, तो इससे हमने ये डिफाइन किया कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। सेम थिंग अब हमें, क्योंकि हम थ्री हिंज आर्च में हमने क्या किया कि हमें इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को बैलेंस करना था। तो बैलेंस करने के लिए हमने दो दो सपोर्ट ऑलरेडी लगे हुए थे एंड ऑफ द आर्च में, बट एक सपोर्ट हमने कहाँ पे लगाया, कहाँ पे लगाया था? कोई बताएगा कहाँ पे लगाया था? चलो ठीक है, थोड़ा पढ़ा करो बेटा घर पे, है ना। मैम ग्राउंड जी क्या बोल रहे थे ऋतिक? एक सपोर्ट ग्राउंड। क्राउन पे लगाते हैं, ठीक है। ये कहाँ की कंडीशन थी? थ्री हिंज आर्च में, क्योंकि उसमें हमें ये पता है कि हमने थ्री हिंज आर्च बनाया और उसको हमने डिटर्मिनेट किया, ठीक है। अब क्या है, सेकंड हमारे पास क्या है, टू हिंज आर्च है, ठीक है। टू हिंज आर्च में हमारे क्या, ये आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे पास अननोन क्या बच रहा है, एक रिएक्शन अननोन बच रही है ना। तो अब हमें क्या करना है, उसके लिए सोल्यूशन करना है। अब यहाँ पे हमने सपोर्ट नहीं लगाया, सिर्फ हमारे पास जो ऑलरेडी दो सपोर्ट थे, इन्हीं की वजह से हमने इसको क्या आइडेंटिफाई किया कि ये टू हिंज आर्च है। और टू हिंज आर्च में स्ट्रक्चर कैसा है आपका? इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए क्या किया हमने? इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए हमने, क्योंकि टोटल अननोन रिएक्शन कितनी हो गई हमारे पास, चार, एक देखो, दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी है हमारे पास, 4 है। माइनस क्या कर देंगे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे लिए, और ध्यान रखना कि 2D के लिए आपका 3 होता है, और आपके पास अगर 3D स्ट्रक्चर है, यानी फ्रेम स्पेस ऐसा वाला है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, और ये आपका 1 बैलेंस हो गया, ठीक है। अब ये हमारा क्या कहलाया, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया हमारा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि टू हिंज आर्च में आपके पास 4 रिएक्शंस होती है, और ये आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। उसके बाद अब क्या है कि हमें इस पे भी सेम थिंग क्या निकालना है आपको, बेंडिंग मोमेंट निकालना है और थ्रस्ट निकालना है, यानी फोर्स निकालने हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे आर्च दिख रहा है। आर्च में जो आपका टोटल स्पान ऑफ दी लेंथ होती है, उसको एल से डिनोट करते हैं। और जो हाइट ऑफ क्राउन है, यहाँ पे इसका हिंज पॉइंट नहीं है, क्राउन तो है बट क्या है, ये हिंज पॉइंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ सपोर्ट हमारे कहाँ पे लगे हुए हैं, ए और बी पॉइंट पे लगा है। हाइट ऑफ राइज, इस
पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, राइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइज। राइज को हम क्या मानते हैं कि जो आपका सेंटर की मैक्सिमम डिस्टेंस होती है वो आपकी राइज होती है। एच या एन से डिनोट किया है यहाँ पे मैंने, थोड़ा इसको एच कर लेना है ना, गलती से लिख दिया है। ये आपका क्या है, एच है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इस पे रिएक्शन रिलीज लगा दिया। रिएक्शन रिलीज का मतलब क्या है कि जो भी सपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इस पे रिएक्शन कौन कौन सी आएगी। तो ये हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट में हमारे पास दो रिएक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। तो ये हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे भी लगा दिया, एच ए एंड एच बी, और वर्टिकल में बी ए एंड बी बी लगा दिया। अब क्योंकि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अब सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं। तो बेंडिंग मोमेंट हम क्या लेंगे, उसके लिए हमने क्या ले लिया, एक क्रॉस सेक्शन ले लिया। क्रॉस सेक्शन के लिए आपने ये एक्स एक्स जो दिख रहा है वो हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, बेंडिंग मोमेंट निकालना है, जो कि हाइट कितनी है आपकी, स्पान से क्राउन तक की हाइट को हमने इसको वाई डिनोट किया है। या वाई क्या है, आपकी हाइट है किसकी, क्रॉस सेक्शन की। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। आ रहा है समझ में, ठीक है। द एक्चुअल बेंडिंग, ओके, द एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन इज गिवन बाय। अब हमने सेक्शन पे क्या लिया, एम एक्स। एम एक्स का मतलब एक्स सेक्शन जो हमारा क्रॉस सेक्शन है या जो हमने सेक्शन लिया है उसके रिस्पेक्ट में हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, एम माइनस एच ए वाई, ठीक है। एम आपका मोमेंट पर्टिकुलर जो इस सेक्शन पे आएगा, माइनस क्या कर देंगे, हमारा एच ए, एच ए क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और वाई क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस है। तो मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट का मतलब जो इसके रिस्पेक्ट में हमारा मूवमेंट आएगा माइनस, हम क्या ले लेंगे, एच इंटू वाई, तो हमारा एम एक्स पे क्या आ जाएगा, एक्चुअल मूवमेंट आ जाएगा। तो एम का मतलब यहाँ पे बीम मूवमेंट। बीम मूवमेंट आपके, बीम कौन सी है आपकी, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, बीम बोल देते हैं। और इसको भी हम बीम बोलते हैं, पर ये पैराबोलिक शेप है, ठीक है। तो बीम मोमेंट माइनस एच ए मोमेंट। एच ए मोमेंट का मतलब कि एच के रिस्पेक्ट में आपने जो मोमेंट लोगे, एच पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो, ये आपका क्या है, जो आपने क्रॉस सेक्शन लिया है उस सेक्शन का मूवमेंट है, ठीक है। आगे समझ में क्या है, जो आपने सेक्शन लिया है उस सेक्शन के रिस्पेक्ट में मूवमेंट है एम एक्स। फिर एच, अब आपको पता होगा एच की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो एच के ऊपर मूवमेंट निकालने के लिए क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई डी एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। यानी जब आप h की वैल्यू निकालोगे तो h की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई, यानी मूवमेंट एट वाई के रिस्पेक्ट में, वाई बोले तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो आपकी ना, ये ये टी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई आपका ये है, ठीक है। फिर अब y के लिए आपके पास वैल्यू कहाँ से आएगी, y के लिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4h l स्क्वायर, ब्रैकेट में एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपको ये याद है ये किस चीज का फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू 4h l स्क्वायर, ब्रैकेट में एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप इससे पहले पढ़ चुके होंगे। किसी को याद है, पैराबोला का इक्वेशन पढ़ते थे ना, पैराबोला। ये पैराबोला की है ना, तो ये वही है ना, क्योंकि हमारा जो आर्च है, अभी हम पैराबोलिक आर्च पढ़ रहे हैं ना, इसके सर्कुलर आर्च नहीं है, क्या है, पैराबोलिक आर्च है। पैराबोलिक के लिए y की इक्वेशन क्या होती थी, 4h अपॉन एल स्क्वायर एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। एल एक्स आपका ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी, है ना, एक्स वाली एल के रिस्पेक्ट में। फिर अब क्या बोल रहा है, फॉर एनी प्रॉब्लम इन टू हिंज पैराबोलिक आर्च टू फाइंड द एच वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा तो वही है यहाँ पे। तो पर क्या बोल रहा है, आप
फॉर एनी प्रॉब्लम इन टू हिंज पैराबोलिक आर्च फाइंड एच। ठीक है, अगर कोई भी पैराबोलिक टू हिंज आर्च में, ठीक है, सिर्फ टू हिंज आर्च की बात कर रहे हैं, टू हिंज आर्च में वो भी पैराबोलिक आर्च है, अगर आपको कोई बोलता है कि आप एच की वैल्यू निकालो, तो एच की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे, एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एम बाई डी एस अपॉन, यहाँ इंटीग्रेशन लगा, ठीक है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी एक्स। आ रहा समझ में? आ रहा है सभी को समझ में? कैसे? कैमरा ऑन कर लो 2 मिनट। लखन, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या हुआ? कुछ नहीं मैम, फ्रेंड से बात कर रहा था। चलो ठीक है, आ गया ना यहाँ तक समझ में? देखो, टू इंच आर्च है, टू इंच आर्च में हम पहले क्या लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, क्रॉस सेक्शन लेने के बाद हम क्या करते हैं, उसका मूवमेंट निकालते हैं। मूवमेंट किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं? एक्स एक्स, जो आप क्रॉस सेक्शन ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में निकालते हो। उसके लिए आपके पास एच और वाई का फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप एच और वाई के वैल्यू निकाल लोगे और मूवमेंट वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे। देन अब क्या होता है कि इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है आपके पास? अकॉर्डिंग टू लोडिंग कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सपोर्ट में तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आपके पास क्या चेंज हो जाता है, लोडिंग कंडीशन चेंज हो जाती है। तो लोडिंग कंडीशन के लिए आपके पास क्या केस होता है? केस वन, टू हिंज आर्च ऑफ स्पान एल मीटर and rise h meter carries a concentrated load W at the crown। अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपका फर्स्ट केस होगा, ठीक है, अब आपको चेक करना है कि हमारा क्या है इक्वेशन, जो आपने अभी इंटीग्रेशन में हो सकता है कि आपको क्या हो कि लग रहा हो कि इंटीग्रेशन सही है या नहीं है ना? तो आप उस इसके रिस्पेक्ट में ये h की वैल्यू को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। बट ये अगर आपको थ्योरेटिकल पेपर होता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे एच इज इक्वल टू निकालने के लिए, ठीक है? ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिस्पेक्ट में है कि वहां पे हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि एच इज इक्वल टू 25/128 डब्ल्यू एल बाई टू से क्या करते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। बट अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर है ना, किसी चीज का मेंस का भी पेपर है आपका, या आप एग्जाम कोई दे रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे कि जो इंटीग्रेशन वाली स्टेप है उसी को फॉलो करोगे। अदरवाइज अगर वो ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज तो कर लोगे, बट वो मार्किंग क्या होता है कि आपकी कम हो जाती है, ठीक है? तो ये सिर्फ चेक करने के लिए हम लेते हैं कि आपने अभी जो एच की वैल्यू इंटीग्रेशन से निकाली है वो आपका सही है कि नहीं है। उसके साथ हमें क्या ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन जो आपको गिवन है तो उस पे लोडिंग कंडीशन कैसी है, ठीक है? तो जो सबसे पहला जो कंडीशन है कि आपका क्या है, कंसंट्रेटेड लोड एट क्राउन, कोई पॉइंट लोड है जहाँ, सबसे पहले तो टू इंचार्ज ड्रॉ कर लोगे,
टू हिंज आर्च में राइज, आपको पता है कि क्राउन के हेड को राइज कहते हैं और लेंथ ऑफ द स्पैन को हम एल से डिनोट करते हैं। अब क्राउन पे लोड कहाँ, क्राउन पे लोड लगाओ तो क्राउन हमें पता होना चाहिए क्राउन कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है किसका, आर्च का, उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो वहां पे एक आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है, दैट इज डब्ल्यू। ठीक है। अब आपको यहाँ से h की वैल्यू निकालनी है, तो आप h इज इक्वल टू 25.128 डब्ल्यू एल बाई टू से निकाल सकते हो। ठीक है। बस ये सिर्फ इसी कंडीशन पे अप्लाई होगी, है ना, कि आपको यूडीएल लगा है या कंसेंट्रेटेड लोड कहीं और लगा है, उस कंडीशन पे नहीं अप्लाई होगी। कहाँ पे होगी, जब क्राउन पे लोड होगा तभी आप ये फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। देन सेकंड आपका केस क्या है, सेकंड में भी आपके पास जो लोडिंग कंडीशन है वो आपकी क्या है कि जो यूडीएल लोड है ना, यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, वो कहाँ लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड ऑफ द स्पान लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड ऑफ द हाफ ऑफ द लेफ्ट हैंड स्पान। ठीक है, देखा ना, हाफ स्पान लोडेड। अब हाफ में भी क्वेश्चन में देख ध्यान से पढ़ना कि लोड कहाँ लगा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट में लगा है कि राइट में लगा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एच हाइट होगी, एच का एल बाई टू वाला जो पार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड है और जो अपोजिट साइड है वो आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड में क्राउन से लेके जो आपका सपोर्ट है वहां तक आपका क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। और अगर ये भी नहीं समझ में आया तो हाफ ऑफ द स्पान बोलेगा। तो हाफ ऑफ द स्पान का क्या मतलब है कि जो भी आपकी एल डिस्टेंस है उसके एल बाई टू पोर्शन पे आपका क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, तो यूडीएल के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। लोड पहचानने का तरीका कि यूडीएल कैसे होता है, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे लगता है। ठीक है, तो ये तो हमने लगा दिया कि एल बाई टू पे लग गया, ये आपका क्या हो गया, यूडीएल हो गया क्राउन से। अब चेक करने का तरीका, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 16h, डब्ल्यू एल स्क्वायर 16h, डब्ल्यू आपको पता है, एल स्क्वायर टोटल लेंथ हो जाएगी 16 और एच आपका राइज हो जाएगा। आ रहा है यहाँ तक समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ मैं? ठीक, किसी को किसी पॉइंट में डाउट हो तो पूछ लेना ना। अब थर्ड केस क्या है आपका, थर्ड केस में आपका जो लोडिंग कंडीशन है, लोडिंग कंडीशन कैसी है आपकी, यूडीएल है, अगेन यूडीएल है। और यूडीएल क्या है, होल ऑफ द स्पान है। होल ऑफ द स्पान का मतलब जितनी भी आपकी लेंथ है स्पान की, यानी एल लेंथ जो है उसके पूरे स्पान पे आपके क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके लिए आपको एच की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h से क्या कर लोगे, h की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, ये आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि अपने को अगर आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, यानी जो आप कॉलेज में आके पेपर दोगे, तो उसमें आपको ये प्रोसेस नहीं करनी है। ये कब करना, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है तो वहां पे तो कोई चेक नहीं करता क्योंकि हमें तो टिक करना है आंसर को, है ना, तो आप निकाल सकते हो। बट अगर आप कॉलेज में आते हो या कहीं और भी मेंस का पेपर दे रहे हो तो वहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे। फिर और शॉर्टकट में जैसे, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन तो करना है, तो पहले आप इस फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लो तो हमें ये तो पता रहेगा कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए। इसके आसपास का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमको फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे आ जाता है आपका होरिजेंटल फोर्स 20 किलो न्यूटन का। ठीक है, अब तो हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 20 के आसपास आएगा या 20 किलो न्यूटन एक्यूरेट आएगा। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अगर आपको आंसर पता है तो आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा। ठीक है, और जिनका इंटीग्रेशन वाला पार्ट अच्छा है कि वो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं तो वो पहले इंटीग्रेशन कर लो, फिर इससे चेक कर लो कि आ रहा है उतना कि नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर केस फोर, केस फोर में क्या है आपके पास कि
नहीं, अभी यहाँ पे भी क्या लगा आपका, यूडियल कंडीशन लगा हुआ है। अब यूडियल कंडीशन पे यहाँ पे क्या लिया है हमने, क्रॉस सेक्शन लिया है, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट लिया और क्रॉस सेक्शन की जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी सपोर्ट, एंड ऑफ द सपोर्ट, वहां उस पोर्शन पे आपके क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले आर्च मैंने ड्रॉ किया, सॉरी, आर्च, ये आपका क्राउन पॉइंट हो गया, क्राउन हो गया। और ये हमने डॉट डॉट पे हमने क्या ले लिया, क्रॉस सेक्शन ले लिया। अब क्रॉस सेक्शन के लिए हमारे पास अब क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास सेक्शन है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे यूडीएल लगा हुआ है, तो सेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इस पोर्शन पे क्या लगा हुआ है आपका, यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। ये आपका, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आपका लेफ्ट साइड होता है और ये होता है राइट साइड, ठीक है। और एंड ऑफ द स्पान की क्या बोलेगा, सपोर्ट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सपोर्ट या एंड ऑफ द स्पान। तो एंड ऑफ द सपोर्ट, तो आपको एक काउंट कहाँ से करना है, डिस्टेंस इस पॉइंट से करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अगर राइट हैंड साइड में बोल देगा तो यहाँ से यहाँ तक। आ रहा समझ में, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो इजली बन जाएगा। नहीं लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दोगे फिर फॉर्मूला लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और जो आपका डिस्टेंस है क्रॉस सेक्शन का वो क्या है, ए हमने ले लिया है। और डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर पे आपका लोड लगा हुआ है। एच आपकी हाइट ऑफ राइज है, एल स्पान ऑफ द लेंथ है, और एच का फॉर्मूला है आपके पास डब्ल्यू ए स्क्वायर 60 एच क्यू, डब्ल्यू ए स्क्वायर 60 एच क्यू, ब्रैकेट में 5 एल क्यू माइनस 5 LA स्क्वायर प्लस 2 A क्यू, 20 नहीं सोचना इसको, 2 A क्यू है, ठीक है। मैं फिर से लिख देती हूँ, एच इज इक्वल टू क्या है आपके पास, डब्ल्यू डब्ल्यू ए स्क्वायर 16 एच एल क्यू 5 LQ माइनस 5 LA स्क्वायर है, ठीक है। वो जीरो जैसे दिख रहा है, जीरो नहीं, वो ए स्क्वायर है, माइनस 2 A क्यू है, ठीक है, 2 A क्यू, ये लिख लेना है ना। और कुछ लोग को ये लगे कि 20 का क्यूब है, 20 नहीं है, वो 2A है। आगे समझ में इतना। यस मैम। तो ये आपके जो आर्च की कंडीशन थी कि आपके कौन कौन से कंडीशन हो सकती है, ये 3 हिंज आर्च में भी हो सकता है, बट फॉर्मूला वहां पे क्या होता है, ऐसा एक्यूरेट नहीं मिलता क्योंकि वहां पे 3 हिंज सपोर्ट होता है ना। बट लोडिंग कंडीशन ऐसी हो सकती है, सेम आपको लोडिंग कंडीशन किस पे मिल जाएगी, 3 हिंज आर्च में भी आपको क्या मिल जाएगा, लोडिंग कंडीशन मिल सकती है। आपका सेक्शन से लेफ्ट हैंड साइड, होल ऑफ द स्पान, पॉइंट लोड एट सेंटर, पॉइंट लोड एट अ सेक्शन, ये आपकी जो लोडिंग कंडीशन है वो सेम आपको 3 इंच में मिल जाएगी, बट फॉर्मूला वहां पे चेंज हो जाएगा। और इसके पहले जो हमने पढ़ा था उस पे किसी को डाउट हो तो पूछ लो। बोर तो नहीं होते हो क्लास में, क्योंकि बाकी लोग तो कभी बोलते ही नहीं है। नो।
हेलो।